मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब मेरे पड़ोस के एक लड़के ने मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि मैंने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। दरअसल वो हमारे घर के बहुत करीब ही रहता था और आते जाते मुझे देखता रहता था। उसने घर रिश्ता भेजा तो मैंने इनकार कर दिया, और मेरे बाबा ने भी, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। वैसे तो हम लोग भी गरीब थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम तो होना चाहिए ना। इंसान को ये तो पता हो कि 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाएगी उसके साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं था। उसका अपना बाप ही उससे तंग था और कहता था कि मैं इसका जेब खर्च भी बंद कर दूंगा। लेकिन एक दिन उसने बहुत ही बुरी चाल चली। मेरा स्कूल में आखिरी साल था, मैट्रिक से ज्यादा हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। उसने स्कूल के बाहर आकर कहा कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको अस्पताल लेकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुझे लेकर अस्पताल पहुंच जाए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि मेरे बाबा को न जाने क्या हो गया। मैंने कहा कि चलो। चौकीदार ने देखा कि आज मैं किसी और के साथ जा रही हूँ, तो उसने पूछा कि बेटी ये कौन है। मैंने कहा कि ये मेरा पड़ोसी है। मेरे बाबा आज इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं इसके साथ जा रही हूँ। वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया जो किसी का घर था, जो अभी बन रहा था। वहां उसने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी ऐसी तस्वीरें बना ली जिससे ये साबित हो रहा था कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर है। उसके बाद मैं वापस आ गई और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि कितना बेकार इंसान है। इस तरह का मजाक कोई करता है भला? मुझे ये बात अपनी मम्मी को बता देनी चाहिए थी, ताकि कोई तो मेरे लिए गवाह बन सकता। लेकिन ये बात पता नहीं क्यों मैंने किसी को भी नहीं बताई। और एक दिन वो तस्वीरें घर पर पहुंच गई। मेरे बाबा ने शोर मचा दिया और कहा कि इसके साथ ही तेरी शादी करवाएंगे। लेकिन शादी की बात की तो वो शादी से मुकर गया और उसने कहा कि जो लड़की पहले से ही मेरे साथ इस तरह से पेश आए, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने मुझसे बदला लिया था। मेरे बाबा ने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत बातें सुनाई। मेरी माँ ने भी मुझे मारा और उन्होंने कहा कि हम तुझे एक पल भी अपने घर में रहने नहीं देंगे। तू वहां तक कैसे गई? तुझे चौकीदार ने उसी के साथ जाते हुए देखा था। चौकीदार को भी उसने पैसे दिए थे। उसने ये तो कह दिया कि ये लड़की इसी के साथ कहीं गई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों गई थी। मेरे साथ सारे ही बुरे बन गए और मेरे खिलाफ हो गए। उसके बाद मेरे बाबा ने जल्दी जल्दी मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और उनको जो भी रिश्ता मिला उन्होंने हाँ कह दिया। मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे लिए ये नहीं सोचा कि वो जिसके साथ मेरी शादी करवा रहे हैं वो सही है कि नहीं। उस लड़के की टायर पंचर ठीक करने की दुकान थी। घर उनका अपना था, लेकिन बहुत ही छोटा था। घर में सास ससुर भी थे और एक ननंद भी थी। उसके बाद जब मैंने अपने पति को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो एक 13 साल का बच्चा था। मैं हैरान रह गई और मेरी माँ ने भी मेरे बाबा से कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसकी उम्र 18 साल है, लेकिन इसका कद छोटा है इसलिए बच्चा लगता है। जबकि शादी के बाद ही मुझे पता चल गया कि ये झूठ था। शादी में सारी औरतें कह रही थी कि ये तो बच्चा है और इसकी शादी कर दी, और मेरी सास कह रही थी कि वक्त से शादी हो जाए तो अच्छा है। उसके बाप की उम्र भी इतनी ही थी जब उसकी शादी हुई थी। मुझे पता था कि ये शादी मेरे लिए शादी नहीं है, क्योंकि मेरा पति तो एक छोटा बच्चा था। मुझे शादी से कोई सुख नहीं मिलेगा। एक औरत क्या चाहती है कि उसका पति एक मजबूत इंसान हो जो उसकी रक्षा कर सके, और मेरा पति तो एक छोटा बच्चा था। ऐसे में मेरी जिंदगी कैसी होने वाली थी। अगले ही दिन से मैंने घर के काम करना शुरू कर दिए और मैं अपने कामों में लग गई। मुझे पता था कि यही मेरी जिंदगी है, बस मैं घर के काम करूंगी। मेरा वो नन्हा सा पति सिर्फ पति मेरे सामने पति की तरह पेश आने की कोशिश करता था, जो बन नहीं सकता था। मेरे बाबा को इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो पहले खुद भी कोई अच्छे इंसान नहीं थे। मेरे बाबा एक आदमी के साथ काम करते थे जो पूरे शहर में गलत काम किया करता था, जैसे कि लोगों को किडनैप करना, लोगों को धमकाना, पर्चियां देना, डकैती, चोरी करना। फिर उसके बाद मेरे बाबा ने इस काम को छोड़ दिया। जब मैं 10 साल की हुई तब भी बाबा के अंदर वही गुस्सा भरा हुआ था। तभी तो उन्होंने मुझे दूसरा मौका ही नहीं दिया और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर दिया। पूछताछ भी नहीं की। एक दिन मैं बदनाम क्या हुई तो 4 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई। मेरी सारी जिंदगी अब मेरे माँ बाप और मेरे उस पड़ोसी लड़के को कोसते हुए गुजरेगी। मैं सिर्फ उन्हें बद्दुआ ही दे सकती थी, क्योंकि एक बेबस इंसान बद्दुआ ही दे सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता ना। मैं चाहती थी कि मैं उस लड़के का अंजाम देखे बगैर इस दुनिया से न जाऊं। ऊपर वाला उसको उसके किए की सजा दे और फिर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा।
मेरी सास तो खुद अपने बेटे पर हंसती थी कि उसकी शादी करवा दी, लेकिन ये तो बच्चा है। एक दिन मेरे ससुर मेरे पति को पकड़ कर लाए और कहा कि ये गली में बैठकर लड़कों के साथ बंटे खेल रहा था, इसको कहो कि इसकी शादी हो गई है, अब इस तरह के काम छोड़ दे, क्योंकि वो बंटे खेलने के साथ जुआ भी खेला करता था। और मेरे ससुर को यह बात बहुत ही नापसंद थी। मेरी सास इस बात पर हंस पड़ी, क्योंकि ये शादी भी शायद मेरे ससुर की जिद पर हुई थी और मेरी सास उसके खिलाफ थी कि बेटा अभी छोटा है। उन्होंने कहा कि इतने छोटे बेटे की शादी कर दी है तो जाहिर है यही सब करेगा। दुकान पर तो वो जाया करता था, थोड़े बहुत पैसे भी कमाता था, लेकिन जब से हमारी शादी हुई थी हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी और शायद उसे भी उन सारी बातों का पता नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उसी मोहल्ले में मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई जिसकी शादी यहीं पर हुई थी। उसके बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम पर तो मैं भी आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ और मेरे घर वाले तो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने वाले थे और हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसका भाई एक अच्छा लड़का था, उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें भी पूछी जो मेरी जिंदगी से जुड़ी बहुत ही खास थी। मैंने उसे बताया तो उसने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि फिर इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ महीने गुजरेंगे तो सब तुमसे पूछेंगे कि अभी तक तुम्हारी औलाद पैदा क्यों नहीं हुई। फिर तुम सबको क्या बताओगी? लोग तो तुम्हें बुरा कहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें बांझ भी कहेंगे। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा कि तू अपनी सास से बात कर। क्या वो अंधी है? क्या उसको पता नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? क्या तुम चुप करके बैठी रहोगी? इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा, अपनी सास से बात करो। मैंने कहा कि ठीक है, और एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी सास से बात कर दी। पहले तो उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा और फिर कहा कि देखो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी तो उसको सारी चीजों की समझ आ जाएगी और आजकल की लड़कियों की बेशर्मी तो बस ऊपर वाला ही जानता है। हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम अपनी सास से इतना ही कह दे कि हमको टॉयलेट जाना है। जब तक सास ससुर पास बैठे रहते थे हम टॉयलेट भी नहीं जाते थे और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी हुई है, तुम्हें बहुत आग लगी हुई है। तुमने खुद को समझ क्या लिया है? और मेरा बेटा मर्द है, उम्र में छोटा है, किसी हिजड़े से शादी नहीं करवाई तुम्हारी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक दफा मर्द पीछे पड़ जाए औरत के तो फिर उसकी जान भी नहीं छोड़ते। तुम खुशियां मनाओ, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हाय राम, हम किस किस्म की लड़की को ले आए। मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और मुझे मेरी सास ने और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। मैं तो बात करके पछता रही थी और मुझे अपनी दोस्त पर गुस्सा भी आने लगा जिसने मुझे ये पट्टी पढ़ाई थी कि तुम जाकर अपनी सास से बात करो। मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद तो मेरी सास मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। बल्कि एक दिन मेरी सास की बहन घर आई तो मेरी सास उसको भी ये बात बता रही थी। वो भी मुझे देख रही थी और कानों को हाथ लगा रही थी। अभी पता नहीं किस किस जगह मेरी बेइज्जती होने वाली थी। मैं तो इस बारे में मशहूर होने वाली थी कि मुझको शादी का बहुत ज्यादा शौक था। मैंने बात जब अपनी दोस्त को बताई तो मैं उस पर गुस्सा करने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। चुपचाप मेरे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। उसने कहा कि ये क्या बात हुई? तुम्हारी सास ने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं, क्या उसे नहीं पता कि शादी किस लिए होती है, किस लिए शादी करवाई जाती है? मैंने कहा कि वक्त गुजर जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने अपनी दोस्त को कह दिया कि वो मेरे इस मामले में ना बोले। मैंने उस पर गुस्सा कर दिया। लेकिन जब 6-7 महीने गुजर गए तो मेरी सास ने वही किया जो मेरी दोस्त ने कहा था। उसने कहा कि उससे बच्चे पैदा नहीं होने वाले, शायद उसके अंदर कोई खराबी है, नहीं तो अभी तक बच्चे हो जाते। उसने मुझे पूरे खानदान में बांझ मशहूर कर दिया और मेरे माँ बाप भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने उनको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तो उनके लिए मर ही गई थी। घर जाती तो मेरे बाबा मेरे सर पर हाथ तक नहीं रखते थे और मेरी माँ मेरे आगे खाना रख कर चली जाती थी कि खा ले, तू भूखी रह जाएगी तो तेरे ससुराल वाले कहेंगे कि अपनी माँ के घर से भूखी आई है। उनको तो नहीं पता ना तेरी करतूतों के बारे में। मैं तो चारों तरफ से फंस गई थी। एक इंसान के लिए लोगों की बातें सुनना आसान नहीं होता है। बहुत बुरा लगता है, अजीब लगता है कि लोग आपके बारे में बातें करें। और मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा था। लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा नाम पढ़ लिया था कि ये वही है ना जिसका पति कम उम्र है और जिसके अभी तक बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने तो कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। मोहल्ले से कोई औरत आती तो मैं कमरे में चली जाती थी
कि मुझे फिर उसका सामना करना पड़ेगा। मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी। पति को देखती थी तो बेबसी सी महसूस होती थी। न मैं उससे कोई बात कर सकती थी, न मैं उसे ये कह सकती थी कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ, न उसे अपनी कोई बात बता सकती थी कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, मैं यहाँ किस हालत में हूँ। न हम प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते थे, न साथ बैठकर टीवी देख सकते थे। वो घर आता तो अपने मोबाइल में बिजी रहता, जिसमें वो गेम खेलता रहता था, और मैं काम करती रहती थी। ऐसा लगता था कि मेरी शादी नहीं हुई है, बस मैं घर में नौकरानी बनकर आई हूँ और यहाँ पर मेरा काम है सिर्फ घर का काम करना। मैं उस घर में नौकर बन के आ गई थी। बस यही फर्क था कि मैं सुहागन कहलाती थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं जाता था और मेरे साथ बस वो सब्जी की दुकान तक जाता था। एक दिन मैं अपनी उसी दोस्त से बात कर रही थी और मैंने कहा कि मेरे नसीब में पति का सुख नहीं लिखा है। मेरे पति ने यह बात सुन ली, लेकिन मुझे यकीन था कि उसे ये बात समझ नहीं आई होगी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वो कहीं खोया खोया सा था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। और फिर एक दिन जब वो कमरे में आया तो उसके हाथ में एक चीज थी जिसको देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि आज तुम्हारी शिकायत ही दूर हो जाएगी। मैंने कहा कि क्या क्या मतलब, क्या करने वाले हो तुम? और उसने उस बोतल के अंदर कोई चीज डाली और पलटकर मुझे नजर नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने बोतल में कुछ मिलाया था। फिर वो उसको अच्छी तरह हिलाकर पी गया और थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके अंदर लगभग 40 मर्दों जितनी ताकत आ गई थी। जब मैं सुबह उठी तो नहाकर बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे देखा और कहा कि तुम आज कुछ खूबसूरत सी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं आपको पहले प्यारी नहीं लगती थी क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्यारी तो तुम हो, बेशक हो, इसमें कोई शक नहीं है। जो प्यारा हो उसको कहना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी रौनक है। मेरे चेहरे पर रौनक नहीं थी, दरअसल मैं मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से सब कुछ इसी तरह चलने लगा। मैंने अपनी दोस्त को भी ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गई, लेकिन उसने कहा कि ये कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी किसी खुशी से खुश नहीं होती हो, मुझे हमेशा जिंदगी का बुरा रुख दिखाती हो। फिर उसने मुझे अपने पति के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरा पति बहुत बुरा है, मुझ पर हाथ उठाता है, उसे सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब है, मेरी खुशी मेरे दिल से नहीं। वो बस अपना हक ले लेता है, मुझे बस बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है, इसलिए मुझे गुस्सा आता रहता है और मैं मर्दों की नियत से वाकिफ हूँ। चलो ये शुक्र करो कि तुम्हारा पति मर्द तो बन गया है, लेकिन मर्द बनकर भी वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मर्द बन गया है तो अभी तो मुसीबत शुरू हुई है। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं इस बारे में कुछ करूं, कुछ सोचूं? जैसी जिंदगी जा रही थी इसी तरह जाने देती, मुझे भी सुकून रहता। उसने कहा कि ये कुछ औरतें होती हैं ना, जिनके पति बाहर के मुल्क में चले जाते हैं और जिनके पति उनके पास होते हैं, वो कहती हैं कि ये कैसे अपने पति के बगैर रह लेती हैं। दरअसल वो अपने पतियों के बगैर खुश रहती हैं, क्योंकि पति एक ऐसी परछाई है जो आपकी जान पर सवार हो जाता है, जिसको आपसे बहुत सारे काम होते हैं। उसने अपने घर के काम करवाने होते हैं, अपने कपड़े इस्त्री करवाने होते हैं, अपने जूते साफ करवाने होते हैं, अपने बच्चे पैदा करवाने होते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करवानी होती है और अपनी सेवा करवानी होती है। उसके लिए तो औरत बोतल से निकली हुई किसी जिन की तरह होती है, उसको जो भी आदेश देता है वो पूरा कर देती है। इसलिए ऐसी औरत मर्द के पीछे सुकून से रहती है। उनको हर महीने पैसे मिल जाते हैं, पति उनके सर पर सवार नहीं होते, बच्चे भी उनके कम पैदा होते हैं, क्योंकि पति पास नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। इसलिए वो औरत हंसी खुशी वक्त गुजार लेती है और हम जैसों के पति हमेशा उनके सर पर सवार रहते हैं। उन औरतों को देखकर सोचती है कि ये बेचारी खुश नहीं होगी क्योंकि उनके पति उनके साथ नहीं है। मैं हैरान रह गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि ऐसी बात थी तो मुझे बतानी चाहिए थी, मुझे क्या पता था। फिर वही बात हुई। अब रोज मेरा पति एक काली बोतल में कोई चीज मिलाकर पी लेता और उसके बाद वो ऐसा इंसान बन जाता जिसमें सारे जहान की ताकत आ जाती। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं हर वक्त थकी थकी सी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा पति क्या कर रहा है। मुझे मेरी उस दोस्त ने ये भी बताया था कि ये जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है और सबसे ज्यादा जुल्म अपने साथ कर रहा है। वो इस तरह से अपने आप को खराब कर लेगा और फिर से अपनी पहली हालत में आ जाएगा। मैंने कहा कि मैं कैसे समझाऊं उसको।
जब मैंने पति से बात पूछी तो उसने कहा कि तुम्हें क्या मतलब है इन सारी चीजों से, तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना, तुम्हें क्या मतलब इन सारी चीजों से। वो तो बातें भी अजीबोगरीब किस्म की करने लगा था। उसकी सारी मासूमियत खत्म हो गई थी। मेरी जिंदगी में तो सुकून खत्म हो गया था। एक टेंशन खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती थी। मेरी दोस्त ने कहा कि अब जल्द ही तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे। मैंने कहा कि अच्छी बात है ना, फिर मेरे ऊपर लगाए गए दाग मिट जाएंगे। उसने कहा कि वो दाग तो धुल जाएंगे, लेकिन तुम सारी जिंदगी अपने बच्चों के कपड़े धोती रहोगी। उसने मुझे बच्चों के मामले में बहुत ज्यादा डरा दिया कि बच्चों के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। औरत अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि बाथरूम में भी नहीं जा सकती। मैंने तो घर आकर अपना बिस्तर पकड़ लिया और मैं कहीं ना कहीं ये सोचने लगी कि मुझे मेरी उस दोस्त से मिलने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं उसके घर जाती थी वापस आकर मुझे सरदर्द की गोली खानी पड़ती थी। एक रात मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं जानकर रहूंगी कि मेरा पति क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो भी कर रहा था वो कुछ नॉर्मल नहीं था। वो कहीं से कोई दवा लाया करता था, तो मुझे पता लगाना था कि ये सब कुछ क्या है। मैंने खाने में थोड़ी सी नींद की दवाई मिला दी। उसने जो पीना था वो उसने पी लिया, लेकिन उसके बाद उसको इतनी ज्यादा नींद आ गई कि वो आते ही बिस्तर पर सो गया और गिर गया। मैंने बोतल उठाई और उसे हैरान होकर देखा। मुझे भी ज्यादा इन चीजों के बारे में पता नहीं था, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मुझे लगा कि ये शराब होगी, लेकिन जब मैंने उसको देखा और उसको थोड़ा सा सूंघा तो वो शराब नहीं थी, लेकिन मैं उसको पहचान गई थी, क्योंकि मेरे बाबा जिनके साथ बचपन से ये काम करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे बाबा गुंडों के साथ गलत काम किया करते थे। उस जमाने में भी वो इस तरह की एक चीज यूज किया करते थे। मेरी माँ ने मुझे बताया था और मुझे ये चीज दिखाई थी। इसका मतलब कि ये चीज मेरे पति को मेरे बाबा ने दी थी। मैं हैरान रह गई और अगले दिन वो बोतल लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा पति बच्चों की तरह रो रहा था, तुम्हारे बाबा के पास आया था और बताया था कि क्या हो रहा है। तुम्हारे बारे में भी कह रहा था कि तुम उसे इज्जत नहीं देती हो, उसे बच्चा समझती हो, उसके साथ माँ की तरह पेश आती हो। इसलिए तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए इसे यह नुस्खा दे दिया है, जो कभी तुम्हारे बाबा भी यूज किया करते थे। मैंने कहा कि इसी वजह से सिर्फ मैं ही पैदा हुई और मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरी शादी हो चुकी थी, मुझे इन चीजों के बारे में पता चल गया था। यह ऐसी चीज थी जो आपको वक्ती तौर पर आराम तो दे देती थी, लेकिन आपसे आपकी सारी जिंदगी का सुकून छीन लेती है। इसलिए मुझे अपने पति को मना करना था। मैं अपने पति के पास गई, उसे प्यार से ये सारी बात समझाई, उसे बताया कि जो भी मामलात है वो हम दोनों के बीच में रहेंगे, हम उनको अपने तरीके से संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें इस तरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि जब से वो कर रहा है उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसके बाद मैंने उसे मना कर दिया और हमारी जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलने लगी। मैं दूसरों को यही कहना चाहूंगी कि ऐसी सलाह देने वाले लोग आपके दुश्मन होते हैं, जो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। खुशियों की तरफ कभी भी शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।